नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। दमदार समाचार लगातार। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में अहम फैसला हुआ है। 12वीं को बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि जब परीक्षाएं होंगी तो उसके बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी। परीक्षा रद्द करने को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के संबंध में अपने फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक देनी है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं, और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से, और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है, वो वाली बात हो गई। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चली गई, और पूरे साल यही चीज़ हो रही थी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिनने मतलब इतनी हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में हम सबको पढ़ाया। पर अब मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता, और एक मार्किंग क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा हो जाता। ये चीज़ थी बस। तो मतलब आप हैप्पी नहीं है इस डिसीजन से, गवर्नमेंट के डिसीजन से? ऐसा है, ऐसा कुछ हैप्पी होने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, पर मेरा ये था कि आखिर एग्ज़ाम्स हो जाते तो बेटर होता, इससे बेटर होता, और अच्छे मार्क्स की एक उम्मीद रहती सबके मन के अंदर कि अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को बच्चों के हित में बताया है। खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं ख़त्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं, और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी, उसका एक टर्म एंड, उसका एक पंजाब में कांग्रेस पार्टी में चल रही उठापटक को शांत करने के लिए लगातार दूसरे दिन भी पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में हाईकमान की तरफ से गठित समिति से मुलाकात की। इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल रहे। मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि वे जमीनी स्तर के लोगों की आवाज उठाने आए हैं। लोकतांत्रिक सत्ता पर उनका स्टैंड स्पष्ट है। लोगों की शक्ति लोगों के पास ही रहनी चाहिए। उन्होंने हमेशा सच कहा है। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के 25 मंत्री और विधायकों ने अपनी बात खुलकर सामने रखी। नाराज नेताओं ने शिकायत की और कैप्टन खेमे ने चुनाव के मुद्दे पर जोर दिया। समिति में शामिल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल और राज्य के प्रभारी महासचिव हरीश रावत से भी बातचीत के लिए
नेताओं में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों की संख्या ज्यादा थी। नाराज खेमे में भी कुछ मंत्री और विधायक पहुंचे थे। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा, उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। याद के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। आपको लगता है सरकार में जितेगा। एनएसयूआई ने योग गुरु से उद्योगपति बने पतंजलि के निर्माता बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बाबा रामदेव ने हाल ही में एलोपैथिक दवाओं के ऊपर सवालिया निशान उठाए थे और कहा था कि हमारे देश के डॉक्टरों को शर्मिंदा हुआ है, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का कहना है कि बाबा रामदेव ने कोरोना योद्धा और अग्रिम पंक्ति के सिपाही डॉक्टरों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जिसको कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन को रफ्तार मिल रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को हैदराबाद में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का सबसे बड़ा शिपमेंट पहुंचा। करीब 56.6 मीट्रिक टन का शिपमेंट हैदराबाद पहुंचा। इनमें करीब 30 लाख वैक्सीन की डोज हैं जो जल्द ही देश में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगी। ये रूस से आया स्पुतनिक वी का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा शिपमेंट है। यहां एयरपोर्ट पर इस शिपमेंट को डिस्पैच करने का प्रोसेस 90 मिनट में पूरा किया गया। इस वैक्सीन के शिपमेंट को 20 डिग्री तापमान में रखा जाना है। ऐसे में बड़ी ही तसल्ली से इसे यहां से लाया जाएगा। भारत में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर ही स्पुतनिक वी को बनाया जा रहा है। हालांकि भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, लेकिन भारत में बनने वाली वैक्सीन जुलाई अगस्त तक बाजार में आ सकती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से लोगों को कोविड टीके के महत्व और कोविड उपकरण व्यवहार के बारे में लगातार सूचित और शिक्षित करने का आग्रह किया, ताकि 18 साल से ज्यादा के लोगों को इस साल दिसंबर तक टीका लगाया जा सके। महासंकट है, टीकाकरण ही उसका सही इलाज है। आज सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने कर्मचारी एवं उनके परिवारजन सबको टीकाकरण किया। वैसे ही हमारे जितने मीडिया यूनिट्स हैं उनके भी सारे कर्मचारी एवं उनके परिवारगण ये इनका भी टीकाकरण हुआ है। ये एक अच्छी पहल है और लोगों को समझना चाहिए कि टीकाकरण के बाद भी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हाथ धोना लगातार। ये मैं सभी मीडिया
जो टेलीविजन चैनल्स और समाचार पत्र है या डिजिटल पोर्टल्स है, सबको आग्रह करता हूं कि वो कोविड के संबंध में ये जो सावधानियां बरतनी है उसको बार बार लोगों के सामने लाए और समाज में ऐसा माहौल बनाए ताकि 18 उम्र से ऊपर जिनकी आयु है वो सब लोगों का टीकाकरण। राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी का मामला तूल पकड़ता हो जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन राठौर ने हमला किया है। राठौर ने सीएम अशोक गहलोत से कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। और क्या कुछ राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, आपको सुनवाते हैं। बहुत दुख की बात है, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं उनके परिवार और समुदाय के लिए भी। लेकिन ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जहां अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून है, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। ये कांग्रेस की राजनीति रही है। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार होती है वहां ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसका एक खुला सबूत है जो राजस्थान के अंदर कल हुआ, जहां सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि दाह संस्कार के अंदर सीमित लोग ही जाएं। उसके बावजूद सरकार ने अपनी आंख बंद कर दी और व्यवस्था भी करी, जहां 3000 लोग शामिल हुए उनके जनाजे में। कोविड खत्म नहीं हुआ है और कोविड समुदाय और धर्म देखकर नहीं संक्रमण रोकता या फैलाता। तो ऐसी हालात के अंदर जो कानून एक लागू हुआ है वो सभी के लिए होना चाहिए और ये तुष्टीकरण की हम बिल्कुल खिलाफत करते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर कोविड की जो अव्यवस्था है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कैरी करने की अव्यवस्था, आईसीयू बेड की कमी, इंजेक्शंस मरीजों तक ना पहुंचना, वेंटिलेटर्स का उपयोग ना करना, उन्हें किराए पे दे देना, रेमडेसिविर की जगह पानी लगना, सरकारी अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड 1-1 लाख रुपए पे मिलना, इन सब की जिम्मेदारी और हजारों लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी के तो कंधे आनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि राजस्थान सरकार की जो ये अव्यवस्था है पूरी कोविड के दौरान, उनकी जो मिसमैनेजमेंट है कोविड का, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराएं। किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। और खासतौर से अब जब स्वास्थ्य मंत्री ने खुली चुनौती दी कि जो अखबार में छपी खबर है वैक्सीन वेस्टेज की वो गलत है, और अखबार ने वापस उन्हें खुली चुनौती दी कि अगर हम गलत हैं तो आप अपने अधिकारियों को भेजिए और हमारे ऊपर एक्शन लीजिए, हमारे पास पूरा प्रमाण है। ये प्रमाणों के साथ बात हो रही है जो राजस्थान की मीडिया कर रही है और इसी कारण से पूरी तरह से पुख्ता सबूतों के साथ जो वैक्सीन को लेकर राजनीति का दौर लगातार जारी है। अब ऐसे में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तंज कसा है और कहा है कि केंद्र ने जब बजट पेश किया था तब 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए आवंटित किए गए थे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था हमारी बड़ी बहन सीतारमन ने, तो उस समय 35,000 करोड़ रुपया जो है वैक्सीन के लिए, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए एलोकेट किया था। आप उसके बजट की कॉपी निकाल के देख सकते हैं। और मेरा ये जरूर कहना है प्रधानमंत्री जी से कि देश के हर नागरिक को जो है वैक्सीन का अधिकार है। जब प्रधानमंत्री जी इतने दिलदार हैं कि 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है विदेश भेज सकते हैं, तो देश के लोगों ने क्या गुनाह किया। और विशेष करके झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड पिछड़ा कमजोर स्टेट है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा होनी चाहिए। तो हमको जो है कृपा की जगह जो है हमको उनका कोप भाजन का शिकार बनना पड़ रहा है। कहेंगे कि 35,000 करोड़ जो एलोकेट किए थे, और ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एक विधान, एक संविधान और एक निशान का नारा बुलंद करने वाली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक रहेगा। वो जीवन रक्षक दवाई की बात हुई तो उन्होंने 3 टैरिफ कर दिया। एक 150 रुपये में केंद्र लेगा और 300 और 400 रुपये में राज्य लेगा। ये राज्य सरकार के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, विश्वासघात है और हमारे साथ सोतेलापन है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोगों के भी राज्य में फ्री वैक्सीनेशन के लाभ से हमारी जनता को लाभान्वित किया जाए। और हम इनके सांसदों को भी कहेंगे, यहाँ से 12 सांसद इनके जीत के गए हैं,
क्या वो 12 सांसद यहाँ की जनता के जो है प्रतिनिधि नहीं है? क्यों नहीं वो केंद्र पर इस बात को लेकर वो दबाव क्यों नहीं डालते हैं? यही कहेंगे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप बताइए, उन्होंने 48 लाख वैक्सीन आया है झारखंड, 48 लाख में हम लोगों ने 42 लाख वैक्सीनेट कर दिया। हमारे पास 6 लाख के करीब वैक्सीन था, अभी 3 दिन पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको। और आप बताइए कि हमारा झारखंड जो है 4.65% से आगे नहीं भागा था, और उसको भी हमने कम कर दिया। और अभी देश का जो है वेस्टेज रेट जो है वो 6.30 है, और हरियाणा का वेस्टेज रेट जो है। कोरोना महामारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। साथ ही महामारी ने अस्पतालों में मिलने वाले इलाज को भी प्रभावित किया है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने अंबाला के नागरिक अस्पतालों में ओपीडी बंद कर दी। ऐसे में अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अस्पतालों में आकर यूं ही खाली लौटना पड़ा। कोरोना की वजह से ओपीडी बंद है। ऐसे में मरीजों को इलाज न मिलने की वजह से अस्पताल परिसर में खासी दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। मरीजों की माने तो वो हर रोज अस्पताल के चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ बच्चों के इलाज से जुड़ी ओपीडी ही खुली हुई है। मेरी मिसेज के पेट में ना प्रॉब्लम आ रही है, तो 2 घंटे से बैठे हैं यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, अंदर ही लाइन में लगे हुए हैं। और ये आपको अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहे। यहाँ सिर्फ लेडीज का, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए ही वार्ड खुले हैं, बाकी बंद है सर। दिक्कत ये आ रही है कि इन्होंने तो वार्ड बंद कर रखा है बच्चों का और लेडीज का इन्होंने कर रखा है, बाकियों को बाकी कहाँ जाएंगे इस यहाँ पे? तो अब बोलो हम कहाँ जाएं? हमारे एक इंजेक्शन लग चुका है, दूसरा इंजेक्शन अभी तो कोई पता नहीं है, लगेगा ना लगे कोई पता नहीं। सर कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? अब ये तो देखो मेरे ख्याल अब ये क्या कहते हैं, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो इसका कोई पता नहीं है अभी। आप कितने घंटे से बैठे हैं सर यहाँ पे? मैं तो 2-3 दिन से चक्कर मार रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा नहीं पड़ रही है इनका हिसाब किताब, इनका क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ओपीडी है जो हमने बंद की है, जो इस टाइम पे नॉन एसेंशियल ऑपरेशन थे वो बंद की है, जो नॉन एसेंशियल सर्जरी थी वो बंद की है। जो इमरजेंसी ओपीडी है वो सारी की सारी चालू है, चाहे पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी हो, चाहे गायनिक इमरजेंसी हो, और अगर मेडिसिन में कोई इमरजेंसी का केस आता है तो वो भी सारे के सारे अटेंड। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए मंगलवार से मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत हो चुकी है। इकाना, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और छोटा इमामबाड़ा में लगे कैंप में सुबह 10 बजे से टीकाकरण शुरू होगा, जिसे लेकर लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि हर जगह 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होता है। 3 बड़े वैक्सीनेशन कैंप लगे हैं, जिनमें रोजाना 11,000 से ज्यादा लोग आते हैं। हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन दी जाए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों लग रहा है, और आज से शुरू हुआ है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को। तो इतनी भीड़, मतलब संख्या में लोग आ रहे हैं? हाँ, इसीलिए संख्या नॉर्मल दिनों से ज्यादा बढ़ गई है। आज तो विशेष लोगों को लग रहा है? आज से विशेष इसलिए विशेष है क्योंकि वो 12 साल तक के बच्चों के माता पिता को ये प्रमाण देने के बाद कि उनका बच्चा। यूपी के शामली जनपद में महाअभियान कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और शामली शहर के 10 सेंटर्स पर 18+ उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया है। इस दौरान कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कई वैक्सीन सेंटर्स का निरीक्षण किया। साथ में डीएम जसजीत कौर सहित कई अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि देश भर में उत्तर प्रदेश सरकार सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, जो प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा योगी सरकार में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 18 से लेकर के जो ऊपर के तमाम भाई बहन हैं उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में की गई है। शामली जनपद में भी 10 स्थानों पर आज वैक्सीनेशन हो रहा है। CSCs पर हो रहा है। पत्रकार भाइयों के लिए अलग से पूरी तरह से डेडिकेटेड किया गया है। और यहाँ जिस केंद्र पर मैं खड़ा हूँ
ये हमारे तमाम पत्रकार साथियों के लिए है और उनका बड़ा उत्साह पत्रकार साथियों में भी देखने को मिला है। और अभी मैंने देखा कि लगभग 50 रजिस्ट्रेशन इस केंद्र पर हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ। अभी मैं थानो भवन सामुदायिक केंद्र पर गया था तो वहाँ भी मैंने देखा कि किस प्रकार नौजवानों में उत्साह है। और में आज 18+ का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। लगभग 10 ऐसे सेंटर हैं जहां 18+ का वैक्सीनेशन चल रहा है और जो रेगुलर हमारे लगभग 30 सेंटर हैं जहां 45+ का चल रहा है, वो भी आज चल रहे हैं। हमारे 4 वर्क प्लेसेस वाले सेंटर बनाए गए हैं, स्पेशल सेंटर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पे है। एक कलेक्ट्रेट में है जहाँ पे रिपोर्टर्स का कराया जा रहा है, पत्रकार बंधुओं का कराया जा रहा है। एक विकास भवन में है और चौथा जो हमारा है एलडीएम साहब के यहाँ बैंकर्स के लिए लगा है। ये 4 हमारे स्पेशल वर्क प्लेसेस वाले सेंटर हैं। इसके अलावा 2 अभिभावक स्पेशल हम लोग बूथ चला रहे हैं जहाँ प्री रजिस्ट्रेशन से जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये 2 सेंटर सीएचसी शामली पर और वीवी इंटर कॉलेज पे चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली भी ढेर हो गए, जबकि कई घायल हो गए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। वहीं घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि कोंडागांव जिले के भंडरापाल गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया। सुंदरराज ने बताया कि कोंडागांव और कांकेर जिले की सीमा में उत्तर कांकेर मैनपुर डिवीजन कोऑर्डिनेशन कमेटी के नक्सलियों की गतिविधि की सूचना मिली थी। सूचना के बाद सुरक्षा बलों को राजपुर, भंडरापाल और तिमनार के जंगलों में रवाना किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब कोंडागांव डीआरजी के जवान भंडरापाल गांव के जंगल में थे तब दोपहर करीब 12:30 बजे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर ही गोलीबारी शुरू कर दी। नवी मुंबई में एक प्रेमी ने केटामाइन इंजेक्शन लगाकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला को जानलेवा बीमारी थी और इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। इंजेक्शन लगाने से पहले आरोपी ने अपनी प्रेमिका से कहा था कि इससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पनवेल थाना के अधिकारियों के मुताबिक 29 मई को एक महिला का शव पनवेल इलाके में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू की। जब शव के पास कोई आईडी या दस्तावेज नहीं था तो 30 तारीख को एक ऑटो चालक को एक प्लास्टिक का बैग मिला जिसमें आधार कार्ड, पर्स और महिला के कपड़े थे। बाद में एक व्यक्ति की पहचान रमेश थोमरे के रूप में हुई और वो थाने आया और उन्होंने शव की शिनाख्त की। उसने पुलिस को बताया कि महिला उसकी बहन है। पुलिस ने उसे ऑटो चालक को मिले सामान की पहचान करने के लिए बुलाया तो उसने बताया कि सभी सामान उसका बहन का है। काफी पूछताछ के बाद चंद्रकांत गायकर ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि उसका महिला के साथ पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि महिला को एक गंभीर बीमारी थी, फिर भी वो हमेशा बहस करती थी और शादी करने की धमकी देती थी। इसलिए उसकी दुर्दशा से तंग आकर उसने उसे मारने की योजना बनाई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की केटामाइन इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी। जी हां, प्रेमी अपनी प्रेमिका की एक जानलेवा बीमारी से परेशान था, जिसके बाद उसने इसकी इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी और शव को पनवेल इलाके में फेंक दिया। पुलिस को शव बरामद हुआ और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई थी और ये पूरी घटना 29 मई की बताई जा रही है। तो वहीं 30 मई को मृतका का भाई थाने पहुंच गया और शव की शिनाख्त की। मृतका के भाई ने बताया कि उसका एक चंद्रकांत नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध था जो कि अस्पताल में कार्यरत है। पिछले कुछ दिनों से उसने अपने प्रेमी से फोन पे कुछ बहस होते हुए भी सुनी थी, जिसके बाद ये सारी सूचना पुलिस को उसने दी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने चंद्रकांत को धर दबोचा और उससे उसकी सारी सच्चाई उगलवा ली, जिसके बाद उसने कबूल किया कि वो उसकी जानलेवा बीमारी से काफी परेशान था और इसी कारण उसने उसकी केटामाइन इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग अब घर पर शराब मंगा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। इस पर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहुंचाने की बात करते हो, अगर कोरोना में अगर आपको घर घर पहुंचाना है तो राशन घर घर पहुंचाइए ना। राशन घर घर पंजाब की सरकार ने पहुंचाया। अब मुझे तो कोई इसका तुल ही समझ में नहीं आ रहा। अगर इस देश में जहां महात्मा गांधी जी जिस देश की जन्मभूमि से पैदा हुए हैं, वहां आपको अगर घर घर जाके संदेश देना है तो शराब लोग छोड़े।
राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज पर सियासत जारी है। अब ऐसे में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पलटवार किया है और कहा है कि 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन में वेस्टेज 0 है और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में वेस्टेज 2% है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। हम 1,66,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। जहां तक वेस्टेज का सवाल है, 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। जो वैक्सीन वाइल्स है वो टीकाकरण के सत्र के समाप्त होने के बाद यूज्ड है, अनयूज्ड है, पार्शली यूज्ड है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप संबंधित चिकित्सा संस्थान में कोल्ड चेन पॉइंट पर इनको जमा करा देते हैं। यानी कि वेस्टेज जो पूरे राजस्थान में है उसका एवरेज लिया जाए तो 2% से ज्यादा राजस्थान में वेस्टेज नहीं है। और जिस ढंग से टीकाकरण के पश्चात पीले बैग में जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन है उसमें इनको वाइल्स को जो यूज हो चुकी है, जिनको वैक्सीनेट किया जा सकता है, उनको पीले बैग में डालते हैं। एक वाइल को जब खोलते हैं तो भारत सरकार के निर्देश के अनुसार उसमें 10 व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। अगर 8 व्यक्ति वैक्सीनेट हो गए और 4 घंटे तक 2 और नहीं आए तो वो वेस्टेज में रहती है, उसको हम प्रयोग में नहीं ले सकते क्योंकि वो फिर किसी काम की वैक्सीन रहती नहीं है। इसलिए जो भी वेस्टेज होता है वो जो भारत सरकार का 4 घंटे तक खुलने के बाद। रामनगरी अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सम्मानित किया। जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने रामलला के लिए प्रसिद्ध प्रसाद भी भेजा। आपको बता दें कि तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने पूर्व में सीएम, पीएम और राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की गई थी। इसी मांग को लेकर रामलला से आशीर्वाद लिया गया। साधु समाज बैठ करके इस सिद्धपीठ तपस्वी जी छावनी के प्रांगण में संतों ने जगत गुरु की पदवी श्री परमहंसाचार्य जी महाराज को दिया और इसकी मान्यता संतों ने दिया है। इसलिए श्री परमहंसाचार्य जी महाराज जब से जगत गुरु की पदवी धारण किए हैं तब से जो अपना काम कर रहे हैं देश हित में, समाज हित में, और यही नहीं, इनकी जो मांग होती है वो जनहित होती है। सब जन सुखाय सब जन हिताय। जैसे इनकी मांग हुई कि अयोध्या के क्षेत्र में जो कहीं भी मास। आज जेठ का प्रथम मंगलवार संकट मोचन हनुमान जी का दिन है। आज मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी का सम्मान करके और रामलला के लिए हमने जो है तो भोग लगाने के लिए लड्डू भेंट किया है और हमने मांग किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की कृपा से जो मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो हमने पत्र भेज कर। हरियाणा में कोविड-19 के दौरान रोहतक जिला प्रशासन पुख्ता प्रबंध करते हुए नजर आ रहा है। रोहतक सीएमओ की टीम लगातार ऐसे हॉस्पिटल की जांच कर रही है जिनमें कोविड-19 से पीड़ित लोग भर्ती हैं या उनका इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल के मालिक उनसे मनमाने रेट वसूल रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल्स पर जिला प्रशासन रोहतक द्वारा बनाई गई टीम बाकायदा नजर बनाए हुए है, जिसके चलते पावर हाउस स्थित कलावती हॉस्पिटल में टीम पहुंची और वहां के एक कोरोना संक्रमित पेशेंट के बिल की शिकायत पर एक्शन करते हुए कलावती हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को खंगाला। की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है। कोविड-19 के जो मरीज कोविड के समय में प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट हुए थे, उनकी कंप्लेंट लगातार यही आ रही थी कि हमारे से ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो पेशेंट ने जो हमारे को बिल दिया है उस बिल को लेके आज हम जैसे न्यूरो सेंटर हॉस्पिटल में पहुँचे और उसका उनकी फाइल से पहले मेल मिलाप किया जा रहा है। अगर वो बिल ज़्यादा लिया गया किसी पेशेंट का लिया जाए तो उसमें रिकवरी की जाएगी, उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये जो हम कंप्लेंट का या ये जो ऑडिट कर रहे हैं ये चलता रहेगा प्रोसीजर।
इसकी कोई कहीं से कोई कंप्लेंट मिली है कि बिलिंग ज्यादा ली जा रही है? हाँ, तो पेशेंट की 4 पेशेंट की कंप्लेंट। लॉकडाउन की वजह से कई दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लॉकडाउन की वजह से मजदूर रिक्शा चालक बेरोजगार हो चुके हैं। जी हां, कोरोना के प्रहार ने मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है, जिंदगी को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोई मीलों पैदल चल रहा है, कोई बीच में ही टूट रहा है, कोई भूख से लड़ रहा है, कोई सिस्टम से हार रहा है, किसी की नौकरी छूट गई, किसी के सपने टूट गए, कोई रोड पर रोटी मांग रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है। ईमानदारी से कमाते थे, घर का चूल्हा जलता था, पेट की भूख मिटती थी, लेकिन मजदूर वर्ग मुसीबत से जूझ रहा है। मजदूरों का कहना है कि मालिक कहते हैं कि लॉकडाउन ज्यादा दिनों तक खींचेगा तो मुश्किल और होगी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। यार कुछ भी नहीं है, लेबर कितनी भूखी मर रही है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से। 5 आदमी यहाँ कितने पे गुजर रहे हैं, काम धंधे नहीं चल रहे हैं। और क्या आदमी ये तो देखो कि कितना भूखमरी कितनी जनता घूम रही है यहाँ पे। आदमी रखो, अपनी सेफ्टी खुद करो, इस बात ये तो होना जरूरी है। विजय सिंह यादव मेरा नाम है। यहाँ पर जो है मजदूरी जो है नहीं मिल पा रही है, काम धंधे नहीं है, घर के हालात कैसे खराब। वो तो जैसे भी है अपने गुजारा करेंगे, वो तो देगा नहीं हमको खाने को, हम ही करेंगे जो भी होगा। वो थोड़े काम को ले जाएगा, पीस के ले भाई ले जा भाई, ले जा आटा भर के। हम तो जैसे ही करेंगे, रूखी सूखी चटनी से खाएंगे, कैसे भी खाएंगे। मोदी हमारे घर में थोड़े धड़ जाएगा। इस महामारी से पहले जो है रोज लोग जो है भुखमरी से मरने लगेंगे, काम हाँ, पहले भी नहीं था ये खांसी जुकाम, पहले नहीं थे क्या? पहले भी थे, पहले बुखार नहीं आता क्या? अभी नहीं आया, कोई आया है कोई? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे? नील है बिल्कुल सरकार, घटिया सरकार, गरीब आदमी की नहीं है। यही कर रहा हूँ लेबर की जी। अच्छा, हाँ जी। मिल रहा है काम? काम कहाँ मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा काम। अच्छा, कैसे चला रहे हैं घर परिवार? घर परिवार चले ही नहीं आज, भूखा मर रहा है घर परिवार, क्या करें बताओ। घर परिवार भूखा मर रहा है। लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा जी। हाँ, क्या कर रहे हैं फिर, कैसे गुजारा हो रहा है? ऐसे ही कर रहे हैं जी, देखो कभी खा रहे थे कभी नहीं खाते। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहें जी, बस ऐसे ही है, आते क्या कह सकें। सरकार ही है जी। सरकार गरीबन ने कहाँ दे रही है? गरीबन ने कुछ ना दे रही थी। कितनी मुसीबतें आ रही हैं, लॉकडाउन जो है लग गया है तो हाँ, कमाए धमाए नहीं है यहाँ तो पूरे परेशानी है। काम धाम मिले नहीं, काम धाम मिल जाए तो वो देता है पैसे नहीं। लेबर पर जाएगा, लेबर चौक वहाँ से ले जाएगा, वहाँ सांझ दिन भर कमा लेगा, सांझ के 300 रुपये पर करवा देता। यहाँ पर उसको वजह से काम करने कोई नहीं जाते हैं। सवारियाँ बैठती हैं नहीं बैठती हैं आपके रिक्शे? सवारी बैठता हल्का फल्का, 100-150 रुपया 300 रुपया कमाई होता। सुबह होता 150 हमें सामने हो जाएगा। घर परिवार कैसे चल रहा है इसमें? और से ढीला चल रहा है, हमें महंगी है, सब सौदा तो महंगा है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहेंगे? क्या चाहूँगा, क्या कहेंगे सरकार से? क्या करेगा सरकार, जैसे चल रहा है चलेगा, कमाए धमाए तो है नहीं। लॉकडाउन खुलना चाहिए। लॉकडाउन खुलना चाहिए, नहीं खुलेगा तो कैसे रहेगा? सबको सही है तो मेरा भी सही है, मरने वाला को मरने दो। जिसको बीमारी है वो जैबे करेगा, जिसको नहीं है वो अपना ठीक है। ठीक है। जालिम सिंह। क्या बेचते हो आप और कैसे काम धंधा इस समय लॉकडाउन में चल रहा है? लॉकडाउन में बहुत कम चल रहा है जी। वैसे क्यों, क्या कारण है? लॉकडाउन की बीमारी की वजह से बीमारी चल रही है इसमें। ये खा नहीं रहा कोई, खा पी नहीं रहा कोई किसी चीज़ से, सब डर रहे खाने पीने से। तो ऐसे में आपका कैसे आर्थिक हालात सुधर रहे हैं, कैसे घर परिवार चल रहा है? चला रहे जैसे चल रहे थे, क्या करें। 100-200 रुपये कमा रहे, डेली कमा के खा रहे। जिस दिन नहीं बिकता है 200-200 रुपये डेली आते हैं खाते। 100-200 कभी 300 कभी 400 बच्चे जाते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार से, कैसे जो है काम धंधा सही से पटरी पे आए चले? आप अब क्या कर, सरकार की बात है, क्या कैसे करेंगी सरकार के ना करे अब सरकार।
दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सत्ता है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि दिल्ली सरकार नगर निगम कर्मचारियों को परेशान कर रही है, उनका पैसा नहीं दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि निगम में भाजपा के नेता बैठे हैं और निगम में करप्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी की तरफ से पीसी की गई। पूरी दिल्ली की ये भावना है कि इस एमसीडी को खत्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। कोरोना काल में उन्होंने झेला, सफाई नहीं हो रही है ये झेल रहे हैं, कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं ये झेल रहे हैं। इसलिए इस पूरे की पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इस पूरी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पूरी की पूरी एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन का कोई मतलब नहीं बनता, इन्हें पूरी तरह से बर्खास्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 15 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने आज एमसीडी को इस स्थिति में ला दिया है कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, जो हमारे कर्मचारी रिटायर्ड है उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। जब कर्मचारी रिटायर होता है उसको जो अपने पीएफ का पैसा मिलना चाहिए वो पैसा उसको 5-5, 10 साल तक नहीं मिल पा रहा। कर्मचारियों को जो रिटायर हो जाते हैं उनको कैशलेस इलाज चाहिए, वो इलाज नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल में किताबें नहीं मिल पा रही। आप डेंगू का सीजन चल रहा है, एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए, वो दवाइयाँ ये नहीं छिड़क रहे। जो ठेकेदार एमसीडी में काम करते हैं उनको 2015 मतलब 6 साल से उनकी पेमेंट नहीं हुई है। इस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को लाकर खड़ा कर दिया है कि पूरी तरह से एमसीडी को बिल्कुल दिवालियापन के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बच्चे को हथकड़ी से बांधकर बेरहमी से पीटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर बच्चे को हथकड़ी से बांधकर पीटे जाने का आरोप लगा है। बच्चे की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे को हथकड़ी लगाकर पोल के साथ बांधा गया है। वीडियो में 2 लोग उसकी पिटाई करते हुए देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के खेल में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की आंख में लगी गंभीर चोट के बाद विवाद खड़ा हो गया। खेल में बच्चों की हुई लड़ाई के बाद रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उसके परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले बच्चों को हथकड़ी से पोल के साथ बांध दिया और फिर उसे बेरहमी से पीटा गया। खंभे से बंधे बच्चे की बहन अपने भाई को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन रिटायर्ड पुलिसकर्मी के परिवार ने बच्चे को नहीं छोड़ा और उसकी बेरहमी से पिटाई की। ये मामला गुरुग्राम के सदर थाना क्षेत्र सेक्टर 39 का बताया गया है। वहीं मौके से गुजर रहे एक शख्स ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऊपर जब जिद बहस हुई तो वो हमारे लोग धक्का मारने लगा, फिर हम भी धक्का मारने लगे। फिर उन्होंने हमें नीचे डाल लिया। ठीक है, नीचे लिटाने के बाद उनके पता नहीं किसने क्या मार दिया उनके यहाँ पे। फिर मतलब कि मेरा भाई भागने लगा, मतलब इस साइड आ गया तो उसको पकड़ के बहुत मारा। मारने के बाद फिर मैं आया, मैं उसे बचाने के लिए, फिर मुझे मारा बहुत। फिर बहन को घसीटने लगी, फिर पापा बीच में, पापा को मारा, फिर मुझको मारा। फिर अंदर मुझको मतलब हाथ पकड़ सीधे अंदर ले गए। मेरे को अंदर ले जाके तुरंत उन्होंने मेरे मतलब कह रहे कि मैं पुलिस वाले हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने बंदूक निकाली, हथकड़ी वगैरह से मारा। फिर एक डंडा उठाया, डंडे से सिर पे मारा मेरे। और कई सारी औरतें थी और मुझे मारने के लिए बाउंसर मतलब पता नहीं कितने सारे बॉडी बिल्डर सबको बुलाया था। 1-1.5 घंटे। पहले भी कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। कोविड-19 संक्रमण के चलते यूपी के गोंडा समेत पूरे प्रदेश के कई जिलों में परिवार के मुखिया, अभिभावक, माता पिता की कोविड-19 संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार उन परिवारों के लिए एक मरहम वाली योजना लेकर आई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसके अंतर्गत उन परिवारों को फायदा मिलेगा जिनके परिवार के अभिभावक की कोविड-19 संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। ऐसे में हमारी टीम एक ऐसे ही पात्र परिवार के पास पहुंची। जी हां, ये परिवार कर्नलगंज विकास खंड के ग्राम मंगराइच पुरवा में रहता है, जिनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिलेगा। शासन के दिशा निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे या किसी भी कारण से अनाथ हुए बच्चों का डेटा इकट्ठा करेगी और उसकी मॉनिटरिंग करेगी। इस डेटा इकट्ठा करने का 3 माध्यम भी बनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, आईसीडीएस के माध्यम से और पुलिस विभाग के भी माध्यम से। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने निगरानी समिति जो पूरे जनपद में कार्यरत है ग्राम सभा स्तर पे, उनका भी दंबल लिया है। 1214 कुल ग्राम निगरानी समिति है हमारे यहाँ।
सभी ग्राम निगरानी समिति से भी संपर्क किया जा रहा है कि यदि उनकी ग्राम सभा में या उनके शहर के जो उनके मोहल्ले निर्धारित हैं उनमें कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है जिसकी सूचना वो तत्काल दें। साथ मेरे पापा को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, मेरी मम्मी को कोविड हो गया था, तो इसकी वजह से हमको कोई लाभ मिले तो अच्छी बात है। और मेरा भाई एक है, मेरी देखभाल करता है, मेरे को सरकार लाभ दे तो अच्छी बात। कितने भाई बहन आप लोग हैं? 6 भाई 2 बहन। अच्छा, सरकार ने कहा है कि जो जिनके माता पिता एक्सपायर कर गए हैं उनको सरकार लाभ देगी, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण के चल रहे कार्य के बीच मंदिर के 500 मीटर के दायरे में खुदाई कार्य तेज गति से चल रहा है। खुदाई के दौरान एक बार फिर वर्षों पुराने प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसमें माता दुर्गा की दिव्य मूर्ति के अलावा मंदिर के स्थापत्य खंड भी मिले हैं। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी 1000 साल पुराने शिलालेख मिलने का दावा किया गया था। फिलहाल मिली मूर्तियां भी 700 से 1000 साल पुरानी बताई जा रही हैं, जिनको महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में रखवाया गया है। के माध्यम से कि वहां पर जो विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है महाकाल मंदिर में, उसमें कुछ पुरावशेष मिले हैं, तो मेरा वहां जाना हुआ और जाकर देखा कि निश्चित रूप से जो 2020 दिसंबर में मंदिर की जगती भाग और कपोतिका मिली थी, उसी स्थान के पास में बिखरा हुए पुरावशेष दिखाई दिए हैं। अत्यधिक मात्रा में पुरावशेष वहां पर बिखरे हुए। ये इस प्रकार से 1232 में जो आताताइयों द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था उज्जैन में, और कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने की उसमें कहानी इतिहास के अंदर प्राप्त होती है, किंतु उसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते थे। किंतु ये जब कल वहाँ पर जाके यथास्थल पर देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर आताताइयों ने आक्रमण किया था, क्योंकि पुरावशेष जो मिल रहे हैं, स्थापत्य अवशेष जो वास्तु विन्यास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परमार युग के ये अवशेष हैं। परमार काल 1000 वर्ष पूर्व जब राजा भोज का शासन था, उदयादित्य का शासन था, तब यहाँ पर विशाल मंदिर हुआ करते थे। उन मंदिरों में से एक मंदिर, महाकाल के मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी मंदिर था, वही मंदिर का भग्नावशेष यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। इन मंदिरों में जब देखा गया कि एक कीचक, भारवाही कीचक है, जो उसकी 4 भुजाओं पर वो पूरे मंदिर को अपने कंधों पर उठाए हुए होता है, वो भूत भावभंगिमामय से तराशा गया था। बेसाल्ट स्टोन है, और ये परमार युग में इस प्रकार के स्टोनों को। यूपी के वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी के बाद मंगलवार की दोपहर झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। करीब 20 मिनट तक तेज बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। गर्मी से परेशान लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। वहीं सड़कों पर फिर से कीचड़ और फिसलन बढ़ने से राहगीरों की फजीहत भी हुई। वाराणसी में दोपहर को गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली। हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही बारिश भी इतनी हुई कि देखते ही देखते 20 से 25 मिनट की बारिश में ही शहर की सड़कों पर जल जमाव हो गया। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि 2-3 दिनों से जिस तरह से हवा में नमी के साथ तापमान बढ़ रहा था, ये उसी का असर है। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की आपूर्ति की, और क्या कुछ सतीश पूनिया ने कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार इतिहास में इस बात के लिए जानी जाएगी कि कोरोना के कुप्रबंधन में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन तो गड़बड़ किया ही, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत की वो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र की सरकार ने बराबर वैक्सीन की आपूर्ति की, उसके बाद नजारा ये दिखा कि यहाँ पे जयपुर में वैक्सीन की चोरियां हुई, और कल जो नजारा दिखा वैक्सीन का इस तरीके से बर्बाद होना, जिसके लिए सीधे सीधे तौर पर सरकार भले ही अपने बचाव में कुछ कहे, लेकिन ये सरकार की लापरवाही का जीवंत मसला है, जिसके लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सरकार कोरोना के प्रबंधन में लोगों को, राजस्थान के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो, उसके बारे में कतई गंभीर नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके के कांग्रेस शासित राज्यों में ये बर्बादी क्यों होती है, इसका जवाब शायद सरकार मुश्किल से दे पाए। भारत की सरकार ने कोरोना के कालखंड में पहली लहर में भी और अभी भी 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का, निःशुल्क मई और जून में गेहूं पहुंचाने का निर्णय किया था। दुर्भाग्य था कि सरकार पूरा उठा नहीं पाई, और उठाने के बाद उसका ठीक से वितरण भी डेफर किया, आगे किया। बीकानेर की घटना, जब अनाथ बच्चों को सरकार पोषित करने की कोशिश करती है,
तो वो पोषण का आहार भी बच्चों तक ठीक तरीके से पहुंचा नहीं। जो सरकार बच्चों के मुंह से निवाला छीनती है, उस पर लापरवाही करती है, तो ये इस कालखंड में और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इस तरीके से बच्चों के पेट पर लात पड़ती है। महामारी से बचाव का उपाय ये था कि मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजेशन बराबर किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बरकरार रखी जाए। लेकिन कोरोना की इस एडवाइजरी की सबसे ज्यादा किसी ने धज्जियां उड़ाई तो अशोक गहलोत जी की सरकार, उस पार्टी के नुमाइंदों ने। और ये जो कल दृश्य दिखा जयपुर की सड़कों पर, ये पहला मसला नहीं था। इससे पहले खुद कांग्रेस के जिम्मेवार लोगों के यहाँ, एक मंत्री के यहाँ उनके पिताजी के जनाजे में इसी तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं। और कल जो हुआ, ऐसी अनेकों घटनाएं। यूपी के सिद्धार्थनगर में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पुस्तिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार ने कोई योजना को लागू नहीं किया जिससे कोरोना काल में पीड़ित रहे लोगों को व उनके परिजनों को इसका लाभ मिला। विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र डुबरियागंज में स्वास्थ्य विभाग ने 1 साल के अंदर ऐतिहासिक कदम उठाए। वहीं जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज में 3 महीने के भीतर ओपीडी सेवा शुरू हो गई। प्रति हमारी सरकार बहुत गंभीर है, हम लोग भी गंभीर हैं। आप लोगों ने देखा होगा डुमरियागंज में जब पीड़ित त्राई कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने प्रयास करके वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ प्रारंभ कराया था। लेकिन उसको अस्थायी करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट भी लगे। सीएससी अस्पताल पर काम भी प्रारंभ कराया गया है। उसका सुंदरीकरण, आंतरिक व्यवस्था और स्टाफ की व्यवस्था, उसी के साथ सभी पीएससी को भी ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमने स्वयं दौड़ा। प्रदेश में चल रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा मीटिंग करने के लिए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जिला कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे कोविड और ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए एक प्रशासनिक मीटिंग की गई, जिसमें गाजियाबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, राज्यसभा सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही काफी लंबी मीटिंग करने के बाद प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आने वाली तीसरी लहर के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तमाम जिलों में व्यवस्था सुचारू रूप से करने के आदेश दिए गए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ।
हैं आप, मैं हूं आपका सरवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत रामपुर में भी 13 बच्चों को चिन्हित किया गया। इन 13 बच्चों में से 3 ऐसे हैं जिनके माता पिता की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 10 बच्चों के माता पिता में किसी एक की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। हालांकि सर्वे का काम अभी जारी है। योजना के तहत बच्चों के केयर टेकर को 4,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं 10 वर्ष से कम आयु के ऐसे तमाम बच्चे जिनके गार्जियन एक्सीडेंट में मरे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से या अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह में आवास किया जाएगा। देखिए, कोविड संक्रमण ने हमारे कई परिवार ऐसे थे जिनके बच्चे को अनाथ किया गया है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की कोविड में मृत्यु हो गई। कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनकी माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में वो सारे बच्चे आएंगे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों या जो उनके लीगल गार्जियन थे उनको खो दिया है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो हमारे बच्चे हैं चिन्हित होंगे, उन बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। इसके अलावा उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी गवर्नमेंट बेयर करेगी। इसके अतिरिक्त शादी के समय भी उन बच्चों को। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में 49 दिन के कर्फ्यू के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 1,205 पॉजिटिव केस आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 73 दिन बाद 1200 के करीब आया है। 18 मार्च को 1,140 केस आए थे। कोरोना से हो रही मौत का आंकड़ा 8,000 के पार हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि 47 दिन बाद 50 से कम मौत दर्ज की गई है। इससे पहले 13 अप्रैल को 51 मौत से आपस में चर्चाएं भी हुई थी और मुख्य तौर पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चालू की गई हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उस ऑर्डर में, करीबन 30-40 प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं नालू जो इसमें परमिट की गई हैं। मुख्य तौर पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी उनके अन्य जो दुकानें हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को चलाए रखने में ज़रूरी होती हैं, जैसे टाइल्स की हो गई, हार्डवेयर हो गई, सैनिटरी की हो गई, पेंट की हो गई, इलेक्ट्रिकल की हो गई, इनको भी वीक में 3 दिन अलाउ किया है। और मंडे वेडनेसडे। यूपी में मिर्जापुर के हिनोती माफी गांव के ग्राम पंचायत भवन पर लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान आदर्श कोविड टीकाकरण उत्सव केंद्र पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। टीका लगवाने पहुंचे लोगों को फूलों से स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों को राशन भी दिया गया। चुनार से स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण करने पहुंची थी। टीम ने केंद्र पर व्यवस्था की तारीफ भी की। टीका लगवाने आए थे। 45 साल उम्र हमारा है। हमारे प्रधान जी 4-5 दिन से पूरे बच्चों एक टीम बनवाए हैं जो कि गांव-गांव गली-गली घूमकर सबको प्रयास किए। जो कोविड लगवाने आ रहे हैं उनको पहले फूल से देकर गुलाब के फूल स्वागत किए, उसके बाद 5 को अनाज दे रहे हैं। कोरोना की बहुत ज़्यादा महामारी चल रही है। कोरोना बहुत ज़्यादा महामारी चल रही है, इसलिए सोचे पहले हम शपथ लेने के बाद प्रधानी के थे कि पहले कोरोना का टीका लगवाएं। घर घर गांव में जाकर सबसे उत्तेजना बढ़ाए, बताए कि भाई कोरोना टीका लगाइए, महामारी है, इसमें कोरोना बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। और इसीलिए पहले सोचे कि हम कि पहले गांव में कोरोना का टीका लगाए सबको। उसके बाद पहले आपने गांव में अपने जाकर लोगों को जागरूक भी किया। कैसे आपकी टीम काम कर रही थी? गांव में हम 10-5 लोग टीम बनाए थे लड़कों का, उनसे बताए। हम खुद भी साथ में गए, जनता को हर एक घर में जाकर कहे, हर एक नागरिक से कि भाई टीका लगवाइए, टीका लगाने से भाई सुरक्षा रहेगा। टीका लगा। मिर्जापुर जनपद के विकासखंड जमालपुर के हिनौती माफी गांव में प्रदीप प्रधान द्वारा सराहनीय पहल कार्य किया गया। कोरोना टीका लगाया गया। करीब 100 लोगों को गांव में
आपको बता दें कि कोरोना की महामारी से बचाव के लिए पूरे देश में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में मिर्जापुर जनपद के हिनौती माफी गांव में भी टीकाकरण 1 जून को 100 लोगों को लगाया गया। प्रधान द्वारा पहले टीका केंद्र पर आए लोगों को गुलाब के फूल से स्वागत किया गया। साथ ही जो भी टीका लगवाने के लिए गरीब परिवार आ रहे थे उनको 5 किलो चावल दिया गया और फल दूध भी पिलाया गया। स्वास्थ्य की टीम आई, लोगों को टीकाकरण भी किया गया। ये एक सराहनीय कार्य है पूरे जनपद के लिए। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। हरियाणा में 61 दिन के बाद सबसे कम 1246 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इससे 3 गुना 3671 मरीज ठीक हुए हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को 1609 नए केस मिले थे। प्रदेश के 3 जिलों में 100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं और तमाम जिलों में नए केसेस के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। इससे रिकवरी रेट 96.45% तक पहुंच गई है। साथ ही एक्टिव केसेस घटकर 18,580 रह गए हैं। मृत्यु दर 1.10% है। सोमवार को हरियाणा में कोरोना से 82 मरीजों की मौत दर्ज की गई। ये 27 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़ा है। उधर गांव में चल रहे टेस्टिंग अभियान के तहत सोमवार को 5,32,779 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 3,432 के सैंपल लिए गए, जबकि इनमें से 41 कोरोना पॉजिटिव मिले। हरियाणा के रेवाड़ी में लंबे समय के बाद कोरोना स्थित तेल डिपो के आसपास चल रहे तेल चोरी का एक बार फिर भंडाफोड़ हुआ है। सीएम फ्लाइंग ने खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ 3 जगहों पर छापेमारी कर तेल चोरी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 मौका से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से करीब 1400 लीटर डीजल, पेट्रोल और एक पिकअप गाड़ी और तेल के टैंकर बरामद किए हैं। फिलहाल इस मामले की कार्रवाई की जा रही है। फ्लाइंग ने छापा मारा था इन तेल डिपो पर भी तेल की कालाबाजारी हो रही है। तो टैंकर वाले आते हैं जो करनावास डिपो से निकल करके और इन पे जो जगह जगह इन्हें बना रखे अपने गोदाम से उन पे डोली मरवाते हैं। एक डोली की कीमत शायद 14-1500 रुपये देते हैं ड्राइवर को। अब ये पकड़े हैं, इनके क्या नाम, कहाँ के रहने वाले? ये एक तो ड्राइवर है, कैंटर का ड्राइवर है और एक पिकअप का ड्राइवर है। ये 5-7 ड्राम लेके जा रहा था। धार्मिक नगरी अयोध्या के करीब 5000 मठ मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक बार में 5 लोगों को प्रवेश की इजाजत है। अयोध्या के संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे बिना वैक्सीनेशन के मंदिरों में भगवान का दर्शन करने से ना बचें। संतों ने अपील की है कि जो लोग मंदिरों में दर्शन के लिए आए सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। भक्तों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भगवान के दर्शन पूजन करने होंगे। मठ मंदिरों में एक बार में 5 श्रद्धालु ही भगवान का दर्शन कर सकेंगे। हम लखनऊ से आए हैं और करीब 1 महीने बाद यहाँ पे 2 महीने बाद दर्शन हुआ है और भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर तमाम बंदिशें हैं। प्रशासन लोगों को मास्क और सैनिटाइजर लगाने के बाद ही अंदर आ रहा है। 5-5 की संख्या में लाइन बनाकर लोगों को दर्शन दिया रहा है। इससे कोई असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। आज जेठ का पहला मंगल है, क्या मांगा ईश्वर से? कोरोना का समूल नाश हो, देश से कोरोना का साया खत्म हो। जी, हम यही मांगते हैं, देश में सब राजी खुशी, सब खुश स्वस्थ रहें। इससे बड़ा आशीर्वाद प्रभु का और क्या है। क्या नाम है? अर्चना पांडे। दिन से प्रतीक्षा थी कि कैसे मंदिर खुले और अपनी दुखड़ा भगवान को सुना सके, क्योंकि 1.5 महीने में लगातार भक्त तमाम प्रकार से पीड़ित थे। उनके भक्तों के मन में तमाम तीस थी भगवान को सुनाने को लेकर। तो सुबह से ही सवेरे 3 बजे से भक्तों का आना शुरू हुआ है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हर व्यक्ति मास्क का प्रयोग कर रहा है। मंदिर प्रशासन के तरफ से निर्णय लिया गया कि प्रसाद, माला नहीं चढ़ाए जाएंगे। तो यथासंभव कोशिश है कि प्रसाद तो नहीं चढ़ा है, माला कुछ ही लोगों का चढ़ पा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और सुबह से अभी तक लमसम 5000 से ऊपर भक्त दर्शन पूजन कर चुके हैं। आज मंगलवार है, मैक्सिमम हर हालत में रात्रि 11 बजे तक 50,000 से ऊपर भक्त दर्शन और पूजन करेंगे। आज जेठ का पहला मंगल है। हर भक्त की इच्छा है कि हनुमान जी का दर्शन और पूजन करें और आज दर्शन पूजन करने से मंगलवार भी है, जेठ का पहला मंगल है, तो भक्तों का कल्याण निश्चित है और तमाम जो रोग है, विघ्न है, बाधा है, वो दूर होगा। एक निवेदन और भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से
कि पूरे देश में आम जनमानस, चाहे किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के हों, हर व्यक्ति टीका जरूर लगवाएं। टीका लगवाने के बाद तो फिलहाल दमदार समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात